चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, वो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है और ये लॉ हर जगह पे वैलिड होता है जहां पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही होती है या कन्वर्ट हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग या ये जो लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इस सिस्टम की जो या इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है, जो मैंने बोला वही है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अनदर मतलब एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइदर कैन बी, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, और नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम। जो टोटल एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेम होती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होता है, वो वैलिड होता है, हर सिचुएशन में वैलिड होता है जहां पे या और हर उस मतलब हर प्रकार के एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है, ये वैलिड होता है ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, वहां पे ये लॉ फॉलो होता है, वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने बहुत सारे डैम बना रखे हैं, बहुत सारे डैम, रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर या डैम कहते हैं, वहां पे हम लोगों ने पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, वाटर को स्टोर करके रखा। वाटर किसी हाइट पर है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम उस पानी को छोड़ते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, तो टरबाइन घूमता है। तो बेसिकली जब पानी या वाटर ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी किसी हाइट पे थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और वहाँ से टरबाइन घूमता है, पानी गिरता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण टरबाइन गिरता है, टरबाइन घूमने लगता है। तो बेसिकली वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो टरबाइन घूमने लगता है। तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, टरबाइन घूमने लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है, ठीक है। तो पानी किसी हाइट से जब गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यही कहता है कि इस सिस्टम की या पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, है ना, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो टोटल एनर्जी होती है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होती है। यही लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। अब हम इस लॉ को देखते हैं, इस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। जब कोई बॉडी फ्रीली, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ें तो हम लोग देखेंगे उसकी हर पोजीशन पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन फॉर या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हैं हम लोग देखेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है या किसी हाइट से जब बॉडी गिरती है तो उसकी टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी है, वो किसी हाइट से हमने उसको छोड़ दिया। एक बिल्डिंग है h हाइट की, या बॉडी थी h हाइट पे, प्लेटफॉर्म पे रखी हुई थी h हाइट पे, ठीक है।
इसकी ज़मीन से जो हाइट है वो इस प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो h है, ठीक है। यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया नीचे की ओर, ये गिर रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉडी का जो मास है मान लेते हैं m है। तो जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो कभी ना कभी तो ये सिचुएशन पे आया होगा, इस पॉइंट पे भी आया होगा, फिर फाइनली मान लो यहाँ पे पहुँचा। तो मान लेते हैं 2-3 पोजीशन हमने मान लिया, एक पोजीशन A है, एक B है और एक पोजीशन C है। अब देखते हैं इस बॉडी की इस पॉइंट A पर टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी, तो पॉइंट A की बात कर रहे हैं या एट पोजीशन, सपोज कर लिया हमने बॉडी का मास m है और वो h हाइट पे रखी है फ्रॉम द ग्राउंड। मास ऑफ बॉडी जो है हमने मान लिया कि m है, ठीक है। और हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो h है। ये जो बॉडी है वो ग्राउंड से h हाइट पर है। तो अगर हम लोग बात करें एट पोजीशन ए पर, अगर हम लोग ए पर इसकी टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास। देखिए ये किसी हाइट पर है और यहाँ पे ये रखी हुई है शुरू में, है ना, यहाँ पे रेस्ट पर है, इस प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ईपी जो होगी वो हो जाएगी mgh। काइनेटिक एनर्जी है क्या इसके पास, क्योंकि वो यहाँ पे रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो उसके पास वेलोसिटी है नहीं, तो u की वैल्यू 0, अगर u 0 है या उसकी वेलोसिटी 0 है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी E के 0 होगी। E के की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इस सिचुएशन में, टोटल एनर्जी हमारे पास हो गई, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या हम लोग बोले इसको, हम लोग बोल रहे हैं PE, है ना, EP प्लस EK, ये हो गई हमारे पास mgh प्लस 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पर थी, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो हाफ अगर हम लोग करें हाफ mu², तो हाफ m इंटू 0, तो 0 ही आएगा। तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, किसी हाइट h पर है, तो h हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ठीक है, mgh, किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, हमने डेरिवेशन भी किया था इसके लिए। तो पोजीशन A पर इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रखी हुई है इस प्लेटफॉर्म पर है ना, इस हाइट पर है, तो इस रुकी हुई है अगर, तो इसके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो किसी हाइट पर है, तो mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। अब हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन B पे, एट पोजीशन B पे बात करें, B पर क्या होगा। तो B पर अगर बात करें, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो B पर आ गया, मान लो A से B पर पहुंचा, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस इसने चला, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी भाई। टोटल डिस्टेंस ये ग्राउंड से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है h, ये डिस्टेंस h है ना, और ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी बची, h माइनस एक्स। ये x डिस्टेंस अगर नीचे आ गया और सपोज करो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको छोड़ा, x डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो अगर हम लोग बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी EP mgh, h मतलब होता है ग्राउंड से हाइट, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स ही होगी, h माइनस एक्स। तो EP की वैल्यू कितनी हो गई, EP इज इक्वल टू mg, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, EP इज इक्वल टू mgh माइनस एक्स। अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv1 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है v1, तो इसकी वेलोसिटी v1 है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी
हमको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो v1, तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी v1 एट या वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालना हमें v1, तो v1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस उसने x चला, तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। h मतलब अब यहाँ पे h मतलब होगा यहाँ पे हमने कितना चला, ठीक है, 2as कर देता हूँ, चलो as कर देते हैं as। तो यहाँ पे जब नीचे की ओर गिर रहा है तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी g के बराबर, ये बताए हैं जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो a की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाता है, और s हो जाएगा x के बराबर। तो और v हमें निकालना है, तो यहाँ पे v की जगह v1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g और डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी E के काइनेटिक एनर्जी जो E के हो जाएगी, E के होगा हाफ m v1 का स्क्वायर हाफ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ m, अब v1 की वैल्यू कितनी है, v1 का स्क्वायर, हमने v1 की वैल्यू नहीं निकाला, हमने v1 का स्क्वायर ही निकाल लिया डायरेक्ट, v1 का स्क्वायर हमने अंडर रूट नहीं किया है, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा 2gx, ठीक है, हमने यहाँ रूट नहीं किया क्योंकि हम रूट करते फिर स्क्वायर करते, तो हमने सीधे v1 स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहाँ पे v1 स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो mgx आया, कि नहीं आया। अब बात करें यहाँ पे टोटल एनर्जी, ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी EP प्लस EK, तो EP की वैल्यू कितनी है, EP की वैल्यू जो है हमारे पास EP है mgh माइनस x प्लस और ये है mgx। अगर हम लोग यहाँ पे mg के अंदर मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो इससे करेंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये mgx से mgx कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा mgh आएगा। तो कितना आया टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई mgh, टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही है mgh। देखिए पहले भी पॉइंट ए पर हम लोग बात करें तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी वो कितनी थी mgh, और जब वो बी पे पहुंचा तब भी टोटल एनर्जी कितनी है mgh ही है। कैसे हमने निकाला यहाँ पे एनर्जी, पहले हमने इसकी पोजीशन निकाली कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, माना कि उसने यहाँ से x डिस्टेंस चला, तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी होगी h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, h मतलब हाइट, ग्राउंड से हाइट, इसकी ग्राउंड से हाइट h माइनस एक्स है, तो mgh, तो पॉइंट बी पर ही पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें चाहिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना कि बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी जब उसकी वेलोसिटी पता होगी, तो हमने वेलोसिटी निकाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, हमें u पता है, u की वैल्यू 0 है, और डिस्प्लेसमेंट पता है x, और नीचे की ओर जब बॉडी आ रही है तो हम लोग g लेते हैं पॉजिटिव, मतलब इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो g होगा प्लस g, तो हमने लिया यहाँ a की वैल्यू g और डिस्प्लेसमेंट x लिया, तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की जगह v1 और u की जगह पे 0, a की जगह पे g, s की जगह पे x, यहाँ से v1 स्क्वायर निकाला हमने, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमने इसका रूट नहीं किया क्योंकि रूट करते फिर स्क्वायर करते, इसलिए हमने हाफ m v1 का स्क्वायर, ये v1 के स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, तो यहाँ से 2 से 2 कैसे mgx, दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं जब वो c पर होगा, तो c पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, c पर वेलोसिटी v है, तो c पर वेलोसिटी देखिए, तो c पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब पॉइंट c पे बात करें, ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया था a पर mgh है, b पर भी mgh है। अब अगर हम लोग c पे बात करें एट पॉइंट c, ठीक है, एट पॉइंट c पर हमें निकालना है, तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट c पर आ जाएगा तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी 0, लगभग ग्राउंड पहुंच चुका है, तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 0,
तो C पर H की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस केस में या ग्राउंड से जो हाइट होगी वो 0 हो जाएगी, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी EP जो होगी, EP हो जाएगी mgh, वो हो जाएगी mg इंटू 0 मतलब 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, पॉइंट C पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस पॉइंट C पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट C पर वेलोसिटी हमें v निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएं फिर से, वेलोसिटी निकालना है तो थर्ड इक्वेशन लगाएं फिर से, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2as, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं जैसे यहाँ पे लगाए थे हमने। अब देखिए जब वो यहाँ से इधर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इधर पे कितनी थी 0, हमें v चाहिए, v स्क्वायर चाहिए 2, एक की जगह पे g लेना है, g, और डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट, जब वो नीचे आ जाएगा यहाँ से इधर आएगा तो उसने डिस्टेंस कितनी चली h, ठीक है। इस केस में a हमें g लेना है और s हो जाएगा h के बराबर, तो यहाँ पे s की जगह पे h लिखेंगे, तो हमें इस केस में v स्क्वायर मिल गया, तो v स्क्वायर मिल गया हमारे पास 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E के हाफ m v का स्क्वायर, हाफ m v कितना है, v का स्क्वायर 2gh, तो यहाँ से कैंसिल आउट कितना आ गया mgh, तो E के बराबर mgh आ रहा है। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी इस केस में भी, टोटल एनर्जी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तब भी हमें क्या मिलेगा, हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे भी क्या आएगी mgh ही आएगी। तो देखिए हमने तीनों केसेस देखे, जब वो इधर पे था तब भी उसकी एनर्जी टोटल mgh थी, जब वो इधर पे पहुंचा तब भी उसकी एनर्जी टोटल mgh, और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी टोटल एनर्जी, बेसिकली जो टोटल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं यहाँ पे, है ना। मैंने पहले ही बताया था मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल रहती है हर पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे बी हो, ये सी हो। तो हमने ये देखा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये बात है। तो आपसे एग्जाम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पूछे या एनर्जी कंजर्वेशन, आप उसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। तो आई होप आपको एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और एग्जाम्पल दोनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।